नमस्ते दोस्तों, मैं सुशील मौर्य, सुजोग थेरापिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज मैं आम जनजीवन में व्याप्त एक गंभीर और दीर्घकालिक बीमारी के बारे में पूरा डिटेल्स बताने और उसका क्या मैनेजमेंट है, उसको किस तरीके से बिना किसी मेडिसिन के आप कंट्रोल कर सकते हैं, बताने के लिए आया हूँ। वो डिजीज़ का नाम है डायबिटीज़, शुगर जिसे आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। डायबिटीज एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसके बारे में ज़्यादा कुछ छिपा हुआ नहीं है। ये लगभग अगर देखा जाए तो हर 10 में से 2-3 या ये भी बोल सकते हैं कि 4 को डायबिटीज का ये कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल ही जाएगा, चाहे वो प्री डायबिटिक में होगा चाहे वो डायबिटिक रेंज में होगा। डायबिटीज को आम बोलचाल की भाषा में शुगर बोलते हैं। शुगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ब्लड के अंदर जो शुगर की मात्रा होती है, ग्लूकोज की मात्रा, वो सामान्य से थोड़ा ज़्यादा होता है, इसके लिए इसको शुगर की बीमारी बोलते हैं। इसमें होता क्या है वो जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि ये कौन सा मैकेनिज्म इसको कंट्रोल करता है और ये कितने प्रकार का होता है, तो डिटेल में मैं बताने जाऊंगा। सबसे पहले ये बताऊंगा कि ये डायबिटीज कितने प्रकार का होता है। डायबिटीज 3 प्रकार का होता है, टाइप 1, टाइप 2 एंड जीडीएम। टाइप 1 में क्या होता है कि हमारा बॉडी सफिशिएंट इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता। बॉडी का कौन सा पार्ट इंसुलिन प्रोड्यूस करता है? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है कि जो 2 टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। ये 2 टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करता है। एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो इसका डुअल एक्शन है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो जाके अलग अलग केमिकल्स या एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है जो जाके मेटाबॉलिक फंक्शन को रेगुलेट करते हैं या उसको सपोर्ट करते हैं। और जो एंडोक्राइन पैंक्रियाज है वो जाके इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। और इंसुलिन का काम क्या है कि ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन करना। और ये पैंक्रियाज में जो बीटा सेल होता है वो इसका प्रोडक्शन करता है। पैंक्रियाज का आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो होता है उसमें ये सेल पाया जाता है। तो ये जनरल आइडिया था। टाइप 2 में क्या होता है? इंसुलिन तो अपना पैंक्रियाज बनाता है, लेकिन जो इंसुलिन बन के आ रहा है वो सेंसिटाइज होके हमारे जो सेल के अंदर हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, हर कोशिका के को फंक्शन करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए उनको शुगर की जरूरत पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है। तो जब वो जाएंगे ये शुगर इसके अंदर सेल के अंदर, तो जाके फिर हमारा बॉडी कोई भी फंक्शन के लिए अपने को रेडी कर पाता है या ऊर्जा का प्रोडक्शन हो पाता है। लेकिन क्या होता है कि टाइप 2 में इंसुलिन रेसिस्टेंस हो, तो अब यहाँ पे ये ऊर्जा की कमी फील होने लगी। डिस्पाइट इन द प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन बॉडी फील्स हंगर, थर्स्ट, टायर्डनेस, फटीग। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊर्जा नहीं मिल पा रही है। ये था टाइप 2। थर्ड जो है डायबिटीज होता है, इसको जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं, वो जीडीएम बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और वो प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है और नॉर्मली प्रेगनेंसी के बाद में वो चला जाता है। उसके लिए कुछ ज़्यादा मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ गायनकोलॉजिस्ट उसमें मेटफॉर्मिन देते हैं, उनका अलग अलग डोजिंग पैटर्न होता है, वो अपने हिसाब से देते हैं, ज़्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर ये है कि अगर जिसको डायबिटीज प्रेगनेंसी के दौरान हो गया है तो उसका बॉडी इतना प्रोन होता है डायबिटीज के लिए कि 4-6 साल के डाउन लाइन में उनको मैक्सिमम चांस होता है को डायबिटीज वाले पेशेंट बनने वाली है। ये लेडीज में होता है जो जीडीएम होता है। टाइप 1 नॉर्मली ये क्यूरेबल नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें कॉग्निटिव या जेनेटिक्स इम्पेयरमेंट या जन्मजात ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। ये बचपन में ही डायग्नोस होता है, बचपन में होता है। इसमें इंसुलिन के इंजेक्शन बाहर से डॉक्टर्स
देते हैं लोग, पेशेंट अपने स्किन में या जिधर भी डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन के हिसाब से लगाते हैं। दूसरा जो पैटर्न है, जो टाइप 2 होता है, टाइप 2 डायबिटीज पे डॉक्टर्स कुछ एलोपैथ वाले कुछ अलग अलग मेडिसिन देते हैं जो कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और उसके कारण ब्लड का शुगर लेवल मेंटेन होता है। और जो जीडीएम होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब ये कॉम्प्लिकेशन क्या है आप समझ गए। अब इसमें नॉर्मल रेंज क्या होता है उसको मैं बताऊंगा। अलग अलग लैब के हिसाब से अलग अलग रेंज हो सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल रेंज माना जाता है कि अगर फास्टिंग ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज 100 के अंदर है, 70 टू 100 के आसपास है, तो ये नॉर्मल माना जाता है। 100 से लेके 130 के बीच में है तो इसको प्री डायबिटिक मानते हैं, और 130 एबव अगर है तो इसको डायबिटीज डिक्लेयर किया जाता है। ये अगर ओल्ड एज है, अगर जेरियाट्रिक पेशेंट है तो इसमें हो सकता है कि थोड़ा 10-5 रीडिंग ऊपर नीचे हो सकता है। अभी आपने जाना कि फास्टिंग ब्लड शुगर का नॉर्मल रेंज क्या होता है। अभी खाना खाने के बाद ब्लड शुगर का रेंज क्या होता है, वो होता है 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर खाना खाने के बाद 2 घंटे के अंदर 1.5 से लेके 2 घंटे के बीच में अगर रीडिंग लिया जाता है ब्लड टेस्ट के माध्यम से तो 140 के अंदर आना चाहिए। अगर रैंडमली कभी भी मतलब खाना खाने के 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे के बीच में कभी भी अगर रैंडमली अगर ब्लड सैंपलिंग हो रहा है और उसका अगर टेस्ट देखना हो तो 125 mg के अंदर आना चाहिए। अगर 3 महीने का एवरेज अगर ब्लड शुगर निकालना हो तो उसके लिए HbA1c टेस्ट होता है। HbA1c टेस्ट में नॉर्मल रेंज जो होता है 5.7 से कम होना चाहिए, और अगर 5.7 से लेके 6.4 के बीच में है तो प्री डायबिटिक होता है, और 6.4 के मतलब 6.5 के ऊपर अगर HbA1c आ रहा है तो ये आपका डायबिटिक डिक्लेयर हो चुका है कि अब डायबिटिक। ऐसे ही आप ब्लड रिपोर्ट निकाल करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका डायबिटीज का या ब्लड का शुगर का लेवल क्या है, क्या सिम्टम आते हैं और वो क्यों आते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि डायबिटीज अगर आपको है तो जैसे यूरिनेशन वाली जगह पे, जैसे जहाँ पे यूरिन आपने पास किया उस जगह पे सीटियाँ इकट्ठी होनी नोटिस की जाएंगी। बहुत सारे लोग नोटिस करते हैं, पुराने ज़माने में भी लोग नोटिस करते थे जिससे मालूम पड़ता था कि ये डायबिटीज या मधुमेह बीमारी हो चुकी है। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए तो डायबिटीज़ के पेशेंट का वेट अचानक से गिरने लगता है। किसी किसी को वेट का गेन होने लगता है क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। और उसके बाद में हमेशा थकान, फटीग, टायर्डनेस फील होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा ये इंसुलिन होता है वो एक प्रिकर्सर, एक एक्टिवेटर का काम करता है जो कि सपोर्ट करता है शुगर जो ब्लड के अंदर होता है उसको कोशिका के अंदर एंट्री करने के लिए सेल मेम्ब्रेन के से। लेकिन क्या होता है कि जब इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है तो जो सेल मेम्ब्रेन से एंट्री नहीं हो पाती है, एक तरह से लॉक लगा हुआ होता है, और इंसुलिन का रेजिस्टेंस होने के कारण इंसुलिन हेल्प नहीं कर पाता है कि मतलब जो रिसेप्टर होते हैं उसको रिसीव होने नहीं देता है। इस तरीके से जो भी ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, डेक्स्ट्रोज, माल्टोज, जो भी मतलब शुगर के जिस भी फॉर्म की अवेलेबिलिटी हो ब्लड के अंदर वो जाके सेल में नहीं जाएगी। तो इसके लिए हमेशा आपके बॉडी को जब शुगर नहीं मिलेगा, सेल में शुगर नहीं जाएगा तो हमेशा ऊर्जा की कमी फील होगी, क्योंकि शुगर से ही इमीडिएट रेडली अवेलेबल ऊर्जा का कन्वर्जन होता है। तो इसलिए हमेशा ये ब्रेन को सिग्नल देता रहेगा कि नहीं अभी हमको शुगर की ज़रूरत है या कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए फिर से वो ब्रेन सिग्नल देगा कि भूख लगी, मतलब अभी शुगर की ज़रूरत है, तो उसके लिए क्रेविंग होगा, लोगों को भूख लगेगी फिर से खाना खाने के लिए। उसके बाद पैंक्रियाज को एक्स्ट्रा इंसुलिन प्रोडक्शन करना पड़ता है क्योंकि ब्लड के अंदर शुगर तो है, सेल के अंदर नहीं है, तो पैंक्रियाज को फिर से इंसुलिन रिलीज करना पड़ेगा कि हो सकता है कि अभी शुगर ये सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए बार बार इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ता जाता है।
तो एक तरीके से पूरा फटीग इसीलिए आने लगता है क्योंकि ओवर प्रोडक्शन होने लगता है, ओवर इंसुलिन प्रोडक्शन होने लगता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, क्यों थकावट आते हैं, क्यों बार बार पेशाब लगती है, क्यों ये भूख लगती है, कि हमेशा ये सब पूरा मैकेनिज्म, पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर इसमें देखा जाए तो ये इनका माइंड का कंसंट्रेशन लेवल डिस्टर्ब रहता है, इनको कई बार ब्लड का प्रेशर बढ़ने लगता है, और एक जो कॉमन प्रॉब्लम देखने में आता है, जैसे कि कोई भी कट हुआ, वुंड हुआ तो हील होने में टाइम लगता है, स्किन में ज़्यादा डार्क कलर होने लगता है। तो ये तमाम कॉम्प्लिकेशन है जो डायबिटिक पेशेंट नोटिस करते हैं। उनका यूरिन का पैटर्न खराब हो जाता है, फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है, और रात में तो कुछ ज़्यादा ही नोटिस होने लगता है। तो ये अलग अलग कॉम्प्लिकेशन सिम्टम है जो कि आप समझ सकते हैं कि डायबिटीज हो चुका है। अच्छा, इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा। राइट, अच्छा, अभी इसको सुजोग थेरेपी या एक्यूपंक्चर के माध्यम से, इसको एक्यूप्रेशर के माध्यम से कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ड्यूल मैग्नेट है तो मैं 3 पॉइंट बताऊंगा, बहुत पावरफुल और इफेक्टिव पॉइंट है। वैसे एक कंप्लीट प्रोटोकॉल बनाने में कम से कम दसियों पॉइंट को इंक्लूड करना पड़ता है। अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग उसके रूल्स है, उसके फार्मूलाज हैं। लेकिन अगर नॉर्मल ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है, जो कि आजकल कोई भी वही चाहता है कि उसका ब्लड शुगर नॉर्मल लेवल में रहे, तो 3 इफेक्टिव पॉइंट बता रहा हूँ। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको फिंगर पे जाना है। ये वाला, ये मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर का ये इंडेक्स फिंगर वाला जो साइड है, यहाँ पे जो आधा, ये जो हाफ फाइलेंसेस पे आएंगे, उससे स्लाइटली नीचे, ऑलमोस्ट वहीं पे आपको किनारे, यहाँ पे आपको एक टेप लगाना है, मैग्नेट लगाना है। मैग्नेट में क्या रहेगा, मैग्नेट का जो ड्यूल मैग्नेट का जो येलो वाला पार्ट है, ये येलो पार्ट ये स्किन के टच में रहेगा, और जो ये व्हाइट पार्ट है वो पेपर टेप के टच में रहेगा। पेपर टेप में ये व्हाइट पार्ट मैग्नेट का विजिबल है, नॉर्थ पोल बोलते हैं, और ये येलो पार्ट है वो स्किन में टच होने वाला है। अभी मैं उसको लगा के दिखा रहा हूँ। अभी आप देखिए, ये मैंने लगा दिया है, ये आपको दिख रहा होगा। अभी दूसरा पॉइंट अगर मैं बताऊं तो SP6 को सीडेट करना है। हार्मोन्स को सेंटर लाइन में आना है, सेंटर लाइन में यहाँ पे ये जो है SP6 है, SP6 को यहाँ पे सीडेट करिए। सीडेट करने के लिए जो मैग्नेट का व्हाइट पार्ट है, अभी इस बार व्हाइट पार्ट स्किन के टच में रहेगा, जो येलो पार्ट है वो पेपर टेप के टच में रहेगा। ये मैंने लगा दिया। ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपके बॉडी में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करेंगे अभी बताऊंगा। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ वो है स्टमक 36। स्टमक 36, ये जो लाइन है, किनारे से एक लाइन आ रही है, इस जगह पे ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, ये है स्टमक, इंडेक्स फिंगर के साइड में किनारे पे ये है स्टमक 36। यहाँ पे क्या करना है कि जो मैग्नेट का येलो पार्ट है वो स्किन के टच में रहेगा, और जो व्हाइट पार्ट है, और या तो अदर फिंगर या कोई प्रोब है उससे आप स्टिमुलेट कर सकते हो। वो तीनों पॉइंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जो नकल बोन है, बिग टो का ये नकल, ये साइड में ये जो पॉइंट है यहाँ पे स्टिमुलेट करिए। ये सब राइट हैंड या राइट लेग में ही करना है। मैंने दिखाने के लिए सिर्फ लेफ्ट हैंड फिंगर का ये सारे प्रोटोकॉल्स अप्लाई करने हैं, ये स्ट्रिक्टली ध्यान में रखना है। ये 2 से 3 मिनट
आप स्टिमुलेट करिए, आपको दिख रहा होगा ये जगह। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये जो मीडियल मेडुलस है, इस पे आप 4 उंगली रखेंगे। 4 उंगली रखने के बाद जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और जो टिबिया बोन है, टिबिया बोन से अंदर जो मसल्स है, ये टेंडन और मसल्स के बीच में और टिबिया बोन से सटा हुआ, यहाँ पे आपको स्टिमुलेट करना है। आप अच्छी तरह देखिए, ये मीडियम मेडुलस पे जब 4 उंगली रखेंगे तो यहाँ पे रखना है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, उसका फिजिकल लोकेशन यहाँ पे है। जो घुटने का ये जो गड्ढा है, गड्ढे में 4 उंगली इसे रखिएगा। 4 उंगली रखने के बाद जहाँ पास कर रहे हो, बराबर यहाँ पे आप आइए, इस जगह पे आप स्टिमुलेट करिए। ये 3 पॉइंट आपको मैंने स्पष्ट रूप से दिखा दिए हैं। अब आप इसको स्टिमुलेट करिए, और सब राइट लेग में या राइट हैंड में ही करना है। ये लेफ्ट हैंड में मैंने गलती से कर दिया है, लेकिन ये आपको राइट हैंड में इसी सेम लोकेशन पे करना है। आप देखेंगे 2 से 3 महीने जाते जाते आपका डायबिटीज में बहुत एक्सीलेंट इम्प्रूवमेंट देखने और 6 महीने से के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जरूरत है। आपको लो जीआई वाले फूड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है। जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड्स हैं उनको अपने मील से स्किप करना है। रोटी को मोस्टली आपको अवॉइड करना होगा। रोटी या चावल में एक लीजिए, प्रेफरेबली आप चावल ले सकते हैं। रोटी का चावल से ज़्यादा जीआई होता है, इसलिए चावल थोड़ा सा ये आपके मैनेजमेंट में आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा जो सब्जियां हैं, सलाद हैं, उसको भरपूर मात्रा में लीजिए। आप अपने खाने में प्रोटीन वाली दालें शामिल करिए। रोटी 1-2 या सलाद 1 कटोरी, सॉरी चावल 1 कटोरी, इससे ज़्यादा आप बिल्कुल मत लीजिए। और कोशिश करिए कि दिन ढलने के टाइम पे ही आपको खाना खा लेना है। शाम के 6 साढ़े 6 के बाद खाना नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना खाना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो लेट नाइट को खाना खाने से क्या दिक्कत आ सकता है, और जल्दी खाना खाने से क्या फ़ायदा होने वाला है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इस तरीके से आप इजीली अपने खाने इस ट्रीटमेंट पैटर्न से और बताए गए पूरे जो उपाय थे उसको करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट और यहाँ तक कि आप क्योर करने की कंडीशन में भी आ सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस मित्रों के साथ में साझा करिए, और आप का कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। थैंक यू।